दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल कंपनी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस समय बीएसएनएल की किसी सर्विस को यूज कर रहा होगा। हम सब जानते हैं कि एयरटेल और जियो जैसे प्लेयर्स के सामने आज बीएसएनएल का क्या हाल है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब बीएसएनएल के यूजर्स एयरटेल से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो कर रहे थे और ये इंडियन गवर्नमेंट की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में शुमार की जा रही थी। जबकि इस समय की अगर बात करें तो आज इसकी हालत ये है कि प्रॉफिट तो दूर की बात, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रही है। दरअसल बीएसएनएल लगातार कई सालों से लॉस में चल रही है, जिसके चलते साल 2006 में इसका जो मार्केट शेयर 31% था, आज वो घटकर सिर्फ 9% के करीब रह गया है। यहाँ तक कि दोस्तों पिछले साल 2021 में भी इसे 7,441 करोड़ का लॉस हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बीएसएनएल एक समय टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स में शुमार की जाती थी, आज वो कंपनी बंद होने के कगार पर क्यों खड़ी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी की ये कहानी ब्रिटिश इंडिया के उस दौर से शुरू होती है जब साल 1850 में अंग्रेजों ने कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी। इसके बाद साल 1854 आने तक ये लाइन पूरे भारत में फैला दी गई और इसकी सर्विसेज आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लाइन के जरिए भारत का पहला टेलीग्राफ मुंबई से पुणे भेजा गया था, जिसे आम भाषा में लोग तार कहते थे। दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डॉट को सौंप दी गई। इसके बाद 1986 में गवर्नमेंट ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के बीच टेलीफोन लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया और इस काम को करने के लिए डॉट की एक सब्सिडरी कंपनी एमटीएनएल की शुरुआत हुई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमटीएनएल का काम टेलीफोन लाइन के जरिए महानगरों को जोड़ना था और इसीलिए इसका नाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड रखा गया था। इसके बाद दोस्तों 1991 में गवर्नमेंट ने एक और नई कंपनी बीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को शुरू कर दिया, जिसका काम इंटरनेशनल लाइंस के जरिए इंडिया को दुनिया के दूसरे देशों से जोड़ना था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि बीएसएनएल वही कंपनी है जिसे आज हम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह 1991 में डॉट के अंदर दो कंपनीज एमटीएनएल और बीएसएनएल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही थी। अब चूंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज में लगातार बदलाव करना पड़ रहा था और इसी बदलाव के दौर में 1999 के दौरान गवर्नमेंट ने डॉट को डॉट और डीटीएस में बांट दिया, जहां डॉट का काम सिर्फ पॉलिसीज बनाना था, जबकि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम डीटीएस को सौंपा गया था। और फिर साल 2000 में इसी डीटीएस का नाम चेंज करके बीएसएनएल कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह भारत के अंदर बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी। अब शुरुआती समय की अगर बात करें तो वो बीएसएनएल का सुनहरा दौर था। दरअसल बीएसएनएल उस समय लोगों की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर रही थी, जिसके चलते इसके ग्रो करने की रफ्तार भी बेहद तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों साल 2000 में बीएसएनएल के सेलुलर यूजर्स की गिनती 2.8 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी और बीएसएनएल ने अपनी 2G इंटरनेट सर्विसेज 2002 में ही देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2004 में बीएसएनएल एयरटेल के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी और साल 2005 में बीएसएनएल ने एयरटेल से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स अपने साथ जोड़े थे। साल 2005 तक बीएसएनएल के लिए सब कुछ उम्मीद से ज्यादा बेहतर चल रहा था, लेकिन फिर इसके बाद इस कंपनी के साथ कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज और स्कैम हुए जिससे इसका भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल दोस्तों बीएसएनएल के साथ पहली कंट्रोवर्सी साल 2006 में हुई थी, जब उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने अपने भाई की कंपनी सन टीवी नेटवर्क को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल का मिसयूज किया था। दोस्तों, इस मामले की सीबीआई जांच में पता चला कि दयानिधि मारन ने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शंस को मिस यूटिलाइज किया था, जिनके जरिए बीएसएनएल को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो इस कंपनी के लिए सबसे पहला लॉस था। साथ ही इसकी वजह से लोगों के बीच कंपनी की इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, बीएसएनएल जल्द से जल्द अपनी इस खराब हुई इमेज को सुधारना चाहती थी और इसीलिए उसने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का इरादा बनाया, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को मजबूत बनाकर लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। लेकिन दयानिधि मारन का मामला सामने आने के बाद बीएसएनएल कंपनी में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की दखल अंदाजी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते बीएसएनएल चाह कर भी उस समय वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई, जबकि एयरटेल जैसे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर रहे थे। और दोस्तों, यही वो समय था जब बीएसएनएल पहली बार इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से पिछड़ना शुरू हुई थी। इसके अलावा बीएसएनएल ने जब गवर्नमेंट के सामने चाइना से कुछ इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराने की मांग रखी, तो उस समय की कुछ फॉरेन पॉलिसीज की वजह से सरकार ने कंपनी को ये अलाउ ही नहीं किया। असल में दोस्तों बीएसएनएल भी दूसरी कंपनीज की तरह चाइना से सस्ते इक्विपमेंट्स मंगवाना चाहती थी, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पाई। दोस्तों, अभी बीएसएनएल अपनी इन सभी मुसीबतों से जूझ ही रही थी कि तभी साल 2010 में 2G घोटाला सामने आ गया।
अब ये 2G घोटाला क्या था, इसके ज्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से बता दें कि ये स्पेक्ट्रम अलोकेशन को लेकर एक स्कैम किया गया था, जिसमें कंपनीज को नीलामी की जगह पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस अलोकेट कर दिए गए थे। दोस्तों, इस पर कैग का कहना था कि इस पॉलिसी की वजह से सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस स्कैम की वजह से BSNL के मार्केट शेयर और स्टॉक प्राइस में रातों रात करीब 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली थी। और इन सभी विवादों की वजह से BSNL जिस टेक्नोलॉजी को साल 2006 में लाना चाहती थी, वो उसे 2013 में अडॉप्ट कर पाई। और इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पिछड़ जाने की वजह से कंपनी के लॉसेस साल दर साल बढ़ते चले गए। दोस्तों, BSNL के लॉसेस पर अगर नजर डालें तो 2016 से 2017 में 4,785 करोड़, 2018 से 2019 में 14,904 करोड़ और 2019 से 2020 में 15,499 करोड़ का नुकसान हुआ था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन लॉसेस के साथ साथ कंपनी का मार्केट शेयर बेहद तेजी से कम हो रहा था। इन सभी लॉसेस की वजह से BSNL को कई बार बंद करने की बात भी की गई। और दोस्तों, इस समय की अगर बात करें तो आज इस कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ये अपने एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी तक नहीं दे पाती है। खैर दोस्तों, ये तो हुई BSNL की अब तक की कहानी कि इसका सफर कैसा रहा। अब हम इस कंपनी के फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को जानते हैं। रीजन नंबर 1, दे कुडंट सी द फ्यूचर। दोस्तों, BSNL के फेल होने का पहला और सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये कंपनी इस बात को समझ ही नहीं पाई कि फ्यूचर वायरलेस कनेक्शन का होने वाला है। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम नेटवर्क्स दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है वायरलाइन नेटवर्क, जो कि जमीन के अंदर वायर्स के जरिए बिछाया जाता है, और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क, जिसके कनेक्शन के लिए जगह जगह पर ऊंचे ऊंचे टावर्स लगाए जाते हैं। अब BSNL के शुरुआती दौर की अगर बात करें तो उस समय वायरलेस की तुलना में वायरलाइन कनेक्शंस बहुत ज्यादा होते थे। और दोस्तों, BSNL इस टाइप के कनेक्शंस के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी थी। यहाँ तक कि इस फील्ड को ये कंपनी पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आता गया, वैसे वैसे लोग वायरलेस कनेक्शन पर शिफ्ट होते गए। यही वजह थी कि साल 2002 में BSNL के वायरलाइन कनेक्शन का नंबर जहां 3.99 करोड़ था, वो 2008 में घटकर 3.89 करोड़ और 2014 में सिर्फ 2.65 करोड़ रह गया था। जबकि वायरलेस कनेक्शंस की अगर बात करें तो ये 2002 के 1.08 करोड़ से बढ़कर 2008 में 28.6 करोड़ और 2014 में 97 करोड़ पर पहुंच गया था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, BSNL के ईयरली प्रॉफिट पर भी अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि साल 2006 तक इस कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद ये साल दर साल कम होने लगा, क्योंकि 2006 के बाद वायरलाइन कनेक्शंस कम होने लगे। और दोस्तों, इन नंबर्स से साफ पता चल रहा था कि फ्यूचर वायरलेस कनेक्शन का ही होने वाला है। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज ने अपना मेन फोकस इसी पर रखा, लेकिन BSNL इस फ्यूचर को कभी देख ही नहीं पाई। रीजन नंबर 2, स्लो डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, BSNL के फेल होने का एक बड़ा रीजन इस कंपनी का डिसीजन मेकिंग था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो था। दरअसल गवर्नमेंट से जुड़े होने के कारण BSNL किसी भी डिसीजन को जल्दी नहीं ले पाती थी, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री से लेकर होम मिनिस्टर तक कई जगहों से अप्रूवल लेना पड़ता था। वहीं दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए फटाफट डिसीजन ले रहे थे। दोस्तों, BSNL भले ही एक सरकारी कंपनी है, लेकिन ये कामयाब सिर्फ तभी हो सकती थी जब ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती। लेकिन गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने की वजह से ये कंपनी चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाई। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज। दोस्तों, BSNL के फेल होने का तीसरा रीजन ये था कि उनके पास स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं थे। दोस्तों, आपको याद होगा, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि साल 1999 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डॉट को दो पार्ट्स DTS और डॉट में डिवाइड कर दिया था, और फिर यहीं से BSNL का जन्म हुआ था। तो हुआ ये कि साल 2000 में जब BSNL को शुरू किया गया तो डॉट के बहुत सारे एम्प्लॉयज इस कंपनी में शामिल कर लिए गए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि इनमें काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी थे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। यानी BSNL में उन्हें टेक्निकल काम तो सौंप दिया गया था, लेकिन उन लोगों का टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब BSNL का हाल ये था कि उसके अंदर जूनियर से लेकर सीनियर पदों तक ऐसे लोग भरे हुए थे जिन्हें जिस काम के लिए जॉब दी गई थी वो उसको करना ही नहीं जानते थे। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि BSNL में जब कस्टमर्स की कोई शिकायत आती थी तो कंपनी के ये एम्प्लॉयज उस कंप्लेंट को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते थे, और इस तरह BSNL का कस्टमर एक्सपीरियंस लगातार खराब होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ BSNL के कंपटीटर्स चुन चुनकर स्किल्ड लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देते गए, जिसके चलते लोगों को BSNL की तुलना में इन प्राइवेट कंपनीज की सर्विसेज बेहतर लगने लगी। और दोस्तों, यहीं से ये प्राइवेट कंपनीज BSNL को पीछे छोड़ते हुए उससे काफी आगे निकल गयी। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।